देखो एनसीईआरटी की जो हमारी पूरी क्लास चल रही है ना, उस पूरी क्लास के अंतर्गत मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को चीजों को बहुत आसान तरीके से कराते रहूं। अब अगर मैं आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस करूं, जैसे कि मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ कुछ टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप लोग को अचानक से ऐसा ना लगे कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा मेरे पर समष्टि अर्थशास्त्र का बोझ आ चुका है। उससे बचने के लिए हम लोग लगातार टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से मुद्रास्फीति पर डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन होता है उस पूरे टॉपिक पर आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई इन्फ्लेशन के कई कारण हो सकते हैं और उन कारणों के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके प्रकार को डिसाइड कर सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति मतलब स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन होता है वो किस प्रकार से बढ़ता है। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट और समझाया था, मैंने बताया था कि भाई जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई यहां पर क्या करता है, मार्केट के अंतर्गत लिक्विडिटी पर कंट्रोल करता है, तरलता पर कंट्रोल करता है, फिर तरलता को और सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंडीशन में इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। कॉस्ट पुश में क्या होगा, जब किसी वस्तु की लागत में बढ़ोतरी हो रही है तो वहां पर उसकी लागत को कंट्रोल करने के लिए किसकी भूमिका होगी, वो होगी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है, सब्सिडी दे देती है, कहती लो भाई थोड़ा सब्सिडी ले लो एलपीजी के ऊपर और अपना काम चला लो, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट यहां पर बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है भाई, आपने पढ़ा था कि ब्लैक मार्केटिंग, अगर किसी वस्तु की ब्लैक मार्केटिंग हो, ठीक है, अगर कार्टेल बना करके कई सारे उद्योगपति किसी वस्तु को स्टोर कर ले और मार्केट में जाने ना दे, या फिर जैसे मानो अगर 10 दुकानें हैं, ठीक है, एक समझना तौर पर, ठीक है, मान लो 10 दुकानें हैं, उन 10 दुकानों कहा कि भाई ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर एक पेन खरीदना है और वो पेन खरीदने के लिए पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यही 10 शॉप है, और ये 10 शॉप ने आपस में डिसाइड कर लिया कि कीमत भले इसकी 10 रुपए है, हम बेचेंगे इसको 100 रुपए में, ठीक है, बेचेंगे इसको क्या करेंगे 100 रुपए में, तो आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में नियम कानून को बनाती है और सब चीजों को रेगुलेट करने का प्रयास करती है। तो जो इन्फ्लेशन होते हैं 3 तरह के, उनके कारणों के आधार पर उनको कंट्रोल करने का काम इस प्रकार से यहां पर एजेंसियां करती हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इन्फ्लेशन को पढ़ने का एक तरीका और होता है, इन्फ्लेशन के रेट के अकॉर्डिंग, रेट के आधार पर, दर के आधार पर हम इन्फ्लेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इस इन्फ्लेशन को क्या कहेंगे, इस इन्फ्लेशन को क्या कहेंगे। जैसे समझना, मानो अगर किसी समाज के अंतर्गत, किसी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वहां पर जो इन्फ्लेशन की रेट है वो 3 से 5% के मध्य में, मान लो 3 से 5% के मध्य में है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्रीपिंग, ध्यान देना भाई, हम लोग कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ध्यान देना, रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगर किसी समाज के अंतर्गत 3 से 5% का इन्फ्लेशन होगा तो उसको हम लोग रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अच्छा एक बात समझना, ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, ये किसी भी मार्केट के अंतर्गत एक अच्छा इंडिकेटर होता है, गुड इंडिकेटर होता है। क्यों भाई, क्योंकि देखो मार्केट में अगर मुद्रास्फीति बढ़ रहा है ना, तो उसका सिंपल सा बात यहां पर यह है कि तरलता जो है, लिक्विडिटी जो, वो एक बैलेंस है, बहुत सिंपल अर्थों में, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, 3 से 5% का जो रेशियो है वो बहुत कम है, और इसका मतलब ये होता है कि उस मार्केट के अंतर्गत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उस मार्केट के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि जो है वो बहुत अच्छी खासी यहां पर हो रही है, और यहां पर इस कंडीशन में 3 से 5% के अंतर्गत जो मुद्रास्फीति होती है, जो इन्फ्लेशन होता है वो कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन या फिर रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, मानो किसी मार्केट के अंतर्गत इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 10% के मध्य में चला जाता है, ठीक है, 5 से 10% के मध्य में चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है, या फिर हम लोग उसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, वॉकिंग, या फिर इंग्लिश में एक और टर्म यहाँ पर आता है ट्रॉटिंग, ठीक है, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। अच्छा, चलती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है भाई, थोड़ा ध्यान देना, जनरली ये जो पूरी कंडीशन होती है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज में होती है, ये कंडीशन जो होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज में होती है, जैसे कि भारत, आप ध्यान दो, तो भारत में जनरली 5 से 10% के राउंड में मुद्रास्फीति भारत में वृद्धि करती रहती है, ठीक है। ये क्यों होती है 5 से 10%, क्योंकि भाई देखो डेवलपिंग कंट्रीज में ना हमको रोजगार के अवसर का निर्माण करना पड़ता है, और जब हर व्यक्ति रोजगार प्राप्त करेगा, हर व्यक्ति इंप्लॉयमेंट के अंतर्गत शामिल होगा, तो उसको सैलरी मिलेगा,
सैलरी मिलेगा तो क्या होगा, वो उस पैसे को मार्केट में खर्चा करेगा। मार्केट में खर्चा करने का मतलब ये हुआ है कि वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, और जब वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा रूल होता है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत वहां पर जो इन्फ्लेशन होती है वो नॉर्मल तौर पर 5 से 10% के मध्य में होती है। इसको हम लोग कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति या फिर वॉकिंग अथवा ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। अब देखो भाई, इसी प्रकार से अगर आप ध्यान दोगे तो 10 से 30% के मध्य में अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, 10 से 30% के मध्य में इन्फ्लेशन है, इसको हम लोग कहते हैं रन अवे। ठीक है, रन अवे इन्फ्लेशन है, मतलब भागती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, भागती हुई मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण के बाहर है, और ये बहुत बेकार सूचक होता है। ठीक है, बहुत बैड इंडिकेटर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, बहुत ही बैड इंडिकेटर होता है, ये बात आप लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है, इसके अलावा एक प्रकार होता है जब किसी समाज के अंतर्गत 30% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए। ठीक है, मतलब देश बर्बाद हो चुका। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसी को हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान रखना, इसी को हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, मतलब कि अंधाधुंध इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ रहा है अब। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की दर के आधार पर, उसकी रेट के आधार पर हम लोग इन्फ्लेशन को इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 5%, 5 से 10%, 10 से 30% और 30% से ज्यादा। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन का जो पूरा टॉपिक है ये आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। हम लोग जब एनसीईआरटी की क्लास कर रहे हैं जहां पर, तो वहां पर जब क्लास 12th में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को देखने का प्रयास करेंगे, वहां पर हम इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। अभी मेरा प्रयास ये कि अचानक से आप लोगों पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का लोड ना आए, आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ पैरेलली जो है डेली कुछ टॉपिक जो है आप लोग इसके समझते चलो, सीखते चलो, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के पूरे प्रकार आप लोग को इस प्रकार से देखने हैं। 2-3 बातें और समझो, देखो समझना। अब जैसे मानो जो समझदार विद्यार्थी होगा ना, जो बहुत अच्छा विद्यार्थी होगा, वो क्या करेगा पता है, यहाँ पर जैसे मैंने इन्फ्लेशन पढ़ाया, ठीक है, मानो मैंने इन्फ्लेशन डिस्कस किया, मुद्रास्फीति को डिस्कस किया, तुरंत वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक निकालेगा और देखेगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछा गया है। क्या सर जो पढ़ा रहे हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, क्या वो एग्जाम में कभी आता भी है या फिर एग्जाम के बाहर का सिलेबस में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। ये बात भी तो समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये एग्जाम का पोर्शन है भी कि नहीं है। और एग्जाम का पोर्शन ही नहीं है वो, तो हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते चलो पहले। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है। दूसरी बात, अब देखो भाई इन्फ्लेशन का हमने इस प्रकार से इन्फ्लेशन को समझा। अच्छा, पिछली क्लास में हमने देखा था कि इन्फ्लेशन का लेंडर और बोरोवर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जो व्यक्ति, ठीक है, उधार लेता अथवा उधार देता है, ठीक है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको मैंने पिछली क्लास में समझाने का आप लोगों को प्रयास किया था। और मैंने वहां पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाया था। भाई देखो ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन करके आ सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट और समझो, अगर मैं यहाँ पर हमसे डिस्कस करूं, ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा समझने का प्रयास करना आपको। ठीक है, अगर मार्केट के अंतर्गत, ठीक है, अगर मार्केट के अंतर्गत मुद्रास्फीति बढ़ रही है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो यहां पर देखो क्या होगा ना, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि हमको तरलता को नियंत्रित करना पड़ेगा। हमको वहां पर जो मार्केट के अंतर्गत जो लिक्विडिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोग को नियंत्रित करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लिक्विडिटी क्या होती है तो आपको पता है ना कि मार्केट में कैश फ्लो जो हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी, या फिर जो मनी का फ्लो होता है, करेंसी का जो फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं तरलता। ठीक है, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करना हमारे लिए यहाँ पर बहुत जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, जैसे ही लिक्विडिटी कंट्रोल करने का काम आरबीआई शुरू करेगी, तो आरबीआई क्या करेगी, रेट बढ़ा देगी। ठीक है, ब्याज बढ़ा देगा, इंटरेस्ट बढ़ा देगी वहां पर। ठीक है, और जब ब्याज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ध्यान देना, जैसे ब्याज बढ़ा उपभोग जो होगा, ठीक है, जो कंजम्पशन हो रहा होगा कंज्यूमर के द्वारा, वो अपने आप यहाँ पर कम हो जाता है। और जैसे ही कंजम्पशन कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, फर्म को होने लगेगा घाटा, और फर्म क्या करेगी, फिर अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट से क्या करेगी, गायब कर लेती है। इन्वेस्टमेंट क्या करती है, कम करने लगती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर महंगा हो चुका है। और जैसे इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या पड़ता है, वो निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बात तो समझो, देखो इन्फ्लेशन हम लोग ऐसा कहते हैं ना, फिजिक्स के टर्म में अगर मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो एक ऐसा इविल है जो कि बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी इविल है। घर्षण क्या करता है, घर्षण आपके मूवमेंट को रोकने का काम करता है, वो आपकी एनर्जी को रिड्यूस करता है, आपकी एनर्जी को बर्बाद करता है। लेकिन अगर घर्षण ना रहे, अगर फ्रिक्शन ना रहे, तो आप चल ही नहीं पाओगे रोड के ऊपर। आपको पता है ना, फ्रिक्शन, आप अगर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी होंगे, एक बार समझने का प्रयास करना, बहुत बेसिक टर्म है, जनरल साइंस में ऐसे प्रश्न बनते हैं, पीसीएस के पेपर में, जीएस में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, वहां पर ऐसे प्रश्न बन चुके हैं ऑलरेडी।
कि किसी व्यक्ति को मूव करने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, घर्षण की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप जमीन पर जब अपना पैर रखते हो और पैर से ढकेलते हो तभी आप आगे बढ़ पाते हो। अगर घर्षण ना रहे आपका पैर यहां से फिसल जाएगा और आप सीधे नीचे गिर जाओगे। ठीक है, गिर जाते हो ना आप लोग कहीं ना कहीं पर, किसी के पैर में गिर जाता है, फिर किसी के रोड पर गिर जाता है, गिर जाते हो आप लोग, वो तुरंत आप गिर जाओगे। इसी प्रकार से महंगाई है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन है तो बेकार, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है और इसीलिए हम लोग रेट के आधार पर इन्फ्लेशन को देखते हैं कि भाई 3 से 5% का इन्फ्लेशन है, अच्छा है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुश रहो यहां पर तुम लोग। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 5 से 10% के मध्य में चला गया, ठीक है, अगर 5 से 10% के मध्य में चला गया, इसका मतलब ये कि कोई ठीक है डेवलपिंग कंट्री है, वो अपने यहां पर युवाओं को रोजगार दे रही है, इंप्लॉयमेंट देने का काम कर रही है, उनकी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रही है और व्यक्ति रोजगार में शामिल हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, यह भी बहुत अच्छी बात है। अगर इन्फ्लेशन 10 से 30% में गया, भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, भागती मुद्रास्फीति यहां पर रन अवे इन्फ्लेशन है और ये बहुत ही बैड इंडिकेटर होता है। ठीक है, और 30% ज्यादा हो गया तब तो भाई जय राम जी की। ठीक है, वहां पर उस इन्फ्लेशन के बाद उस मार्केट की गति हो जाती है अपने आप। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स आप लोग ध्यान में रखना। इन्फ्लेशन के जो 4 प्रकार मैंने यहाँ पर आप लोगों को आज रेट के आधार पर बताया और कल मैंने आप लोगों से उनके कारण के आधार पर डिस्कस किया था, वो सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखना, इनको नोट कर लेना कहीं पर, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा आज के हम लोग अपनी पूरी क्लास के अंतर्गत हमने देखा भाई मार्केट के अंतर्गत, ठीक है, जो फर्म होती है, जो कंज्यूमर होता है, वो किस प्रकार से इक्विलिब्रियम के मार्केट को क्रिएट करते हैं और इक्विलिब्रियम के आधार पर गवर्नमेंट कैसे किसी वस्तु की अधिकतम प्राइस को और निम्नतम प्राइस को, ठीक है, प्राइस सीलिंग का काम करती है यहां पर। ठीक है, ये हमने क्लास में समझने का प्रयास किया। तो आज की जो पूरी क्लास थी वो क्लास इस पॉइंट पर बेस्ड था। उम्मीद करूंगा कि एनसीईआरटी में आप लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हम लोग आने वाली अपने क्लास के अंतर्गत देखो अभी 2 मुझे लगता है मैं एक बार देख ही लेता हूं। ठीक है, इस बुक में कितने चैप्टर और बचे हुए हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव मार्केट आप लोगों को बचा हुआ है। ठीक है, प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था जो मार्केट जो बाजार है, वो एक चैप्टर बचा हुआ है आप लोग का यहाँ पर। और हाँ बस, अच्छा ठीक है, देखो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम देख लिया, एक चैप्टर आप लोग बचा नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, ठीक है, गैर प्रतिस्पर्धी मार्केट की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक चैप्टर आप लोगों का सिर्फ इस बुक के अंतर्गत बचा, चैप्टर नंबर 6। अब जैसे ही चैप्टर नंबर यहाँ पर आप लोग खत्म होगा, इसके बाद हम लोग आएंगे सीधे कहां पर, समष्टि अर्थशास्त्र पर। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र पर आएंगे, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स देखना प्रारंभ करेंगे और उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे और वो पूरी क्लास आप लोगों की 10 दिन के अराउंड में चलेगी। ठीक है, 10 क्लास वहां पर आप लोगों की चलेगी और इस प्रकार आप लोगों की एनसीईआरटी में लगभग 50 क्लास के अंतर्गत आप लोग जो है 9 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट है। आज आप लोगों की तारीख हो गई है, आज आप लोगों की तारीख कितनी है, 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी आज आप लोगों का डेट है और 3 जनवरी के बाद, ठीक है, मेरा प्रयास बस ये रहेगा कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम 15 जनवरी तक, ठीक है, मैक्सिमम 15 जनवरी तक, मैक्सिमम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीच में मेरी 1-2 दिन क्लास वहां पर नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों के शेड्यूल में नहीं होगा, हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का टारगेट है। इकोनॉमिक्स हम लोग कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी के अंतर्गत, बाकी एनसीईआरटी बैच चल ही रहा है। ठीक है, प्री टाइम बैच देखो स्टार्ट होने वाला है 5 तारीख से। ठीक है, तो भाई देखो प्री टाइम में है क्या ना, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, जिसका भी एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होना इन द सेंस ये कि आप कोई 2 सब्जेक्ट जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनको आपने पढ़ लिया, बाकी चीजें आपकी तैयार है, आप प्री टाइम बैच ज्वाइन करो। रिवीजन स्टार्ट होगा 14 मई, 24 मई 2 डेट, सॉरी 14 मई और 28 मई 2 डेट यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।